हेलो प्लस वन क्लास। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसकी इक्वेशन के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। आगे हम चलते हैं, हमारे जो लाइट के जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होगा? जैसे कि आपने घटनाएं देखी होगी कि जो सूरज का वाइट जो लाइट होती है, अगर हम उस लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना। तो मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द डिफरेंट कलर बैंड्स। तो लाइट का अलग अलग कलर बैंड में स्प्लिट हो जाना, वो कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे कि आपने देखा है कि जो इंद्रधनुष बना है, यानी जो अलग अलग रंगों में बिखरा है, तो उन रंगों की जो सीरीज बनी है, उस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। द सीरीज ऑफ द कलर बैंड्स इन इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्पेक्ट्रम हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब वो जो रंग है वो एक दूसरे के ओवरलैप भी हो सकती है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा? इफ द स्पेक्ट्रम व्हेन वन कलर ओवरलैप विद अदर कलर, यानी रंगों के बीच में गैप ना हो, विदाउट द गैप, इसे कहेंगे कंटिन्यूअस। वो लगातार हुआ, इनके बीच में गैप नहीं आया। अगर उन रंगों के बीच में, उन लाइनों के बीच में अगर हमें गैप मिले तो हमें अलग अलग लाइनें दिखाई देगी, तो उसे कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या हुआ? अगर जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ है, दो स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट लाइन ऑब्टेन्ड विद ए गैप, यहां पर अलग अलग लाइन हमें प्राप्त हुई, उनके बीच में हमें अलग से गैप दिखाई दे रहा है, तो उसे कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल जैसे कि हम इसका लें, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस में से, तो हमें वहां पर अलग अलग लाइन प्राप्त होती है। तो इस स्पेक्ट्रा को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आगे हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा यहां इमिशन भी है, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मान लीजिए अब डायरेक्ट सूरज का प्रकाश है, अगर हम उसे प्रिज्म में से गुजारें, तो डायरेक्ट जो सोर्स है उसकी लाइट को डायरेक्ट हमने प्रिज्म में से गुजारा है, तो हम कहेंगे उसे इमिशन स्पेक्ट्रा। Those spectra in which the radiation are emitted from the substance have absorbed energy. जैसे कि सोडियम and the salt of sodium gives the yellow color. तो सोडियम हुआ या सोडियम के जो साल्ट होंगे वो कलर कैसा देंगे? जब उनमें से लाइट गुजारेंगे, they gives the, वो उनको अगर हम फ्लेम के साथ में रखें तो ये देंगे हमारे पास येलो कलर देंगे। पोटाशियम एंड साल्ट ऑफ पोटाशियम गिव द वॉयलेट कलर, यानी पोटाशियम या उसके साल्ट को अगर हम वहां पर बर्न करें तो वहां से हमें वॉयलेट कलर मिलेगा। तो स्पेक्ट्रा हमारा एक तो हुआ इमिशन, एक हमारा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी इस स्पेक्ट्रा के हिसाब से हम बात करें तो जब मान लीजिए प्रकाश को हम किसी मीडियम में से गुजारें, प्रकाश को किसी मीडियम में से गुजारे और उस मीडियम में से गुजारने के बाद हम उसे प्रिज्म में से गुजारे, तो वहां से हमें जो लाइनें प्राप्त होंगी उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जैसे हमारे पास है व्हेन लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द गैस और ए सॉल्यूशन ऑफ सम साल्ट, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इज एनालाइज्ड। जो लाइट उनमें से गुजरने के बाद हमें प्राप्त हुई है, ट्रांसमिट होने के बाद प्राप्त हुई है, उसे अगर हम एनालाइज करें, वी गेट ए स्पेक्ट्रम। हमें वहां से एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा इन विच डार्क लाइन, हमें डार्क लाइन भी वहां ऑब्जर्व होगी। यानी जहां हमें डार्क लाइन प्राप्त होगी, इसका मतलब डार्क क्यों है? क्योंकि वहां पर एनर्जी नहीं है, वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो जिस मीडियम में से गुजारा है उस मीडियम ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब जो एनर्जी की, तो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा था वहां से लाइट को एब्जॉर्ब करके वहां पर हमें डार्क लाइनें प्राप्त होंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। आगे हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो ये होती है स्टडी
स्टडी ऑफ द इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की जा रही है या फिर इमिट की जा रही है उनकी स्टडी करना, हम एब्जॉर्प्शन उन्हीं की स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। हमारे कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे एनएमआर हो गया, ईएसआर हो गया, मोजेबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया है, और हमारे पास में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। देयर आर द मेनी टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आगे हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रा है वो क्या देता है, जैसे कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पासिंग थ्रू द H2 गैस वी गेट द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट उसमें से हम पास करते हैं तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन वहां पर प्राप्त होती है। दीज लाइन आर स्टडी बाय द रायबर्ग्स इक्वेशन। रायबर्ग्स इक्वेशन क्या है, न्यू बार। न्यू बार है यहाँ वेव नंबर्स, ये वेव्स की संख्या है जो कि बराबर होती है 1/λ। 1/λ मतलब 1/, वेवलेंथ, और इट्स इक्वल टू R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। R यहाँ रायबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 109678 पर सेंटीमीटर, और यहाँ न्यू बार वेव नंबर हुआ, और n1 और n2 हुए नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहली सेल से दूसरी में जा रहा है, पहली से तीसरी में जा रहा है, पहली से चौथी में जा रहा है, या दूसरी से तीसरी में जा रहा है, तो ये होगा n1 नंबर ऑफ सेल, n2 जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है या फिर आ रहा है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेज भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि यहां पर हमें अलग अलग लाइनें प्राप्त हुई हैं। अलग अलग लाइनें क्या हुई है, जैसे कि लेमन सीरीज। लेमन सीरीज की जो लाइन्स हमें प्राप्त होती है वहां वो हमें अल्ट्रावायलेट रीजन देती है। कौन से रीजन में होती है वो, अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में वेरी करती हैं। यहां पर n1 की वैल्यू 1 होती है और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6। यानी हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉन, अब देखें इलेक्ट्रॉन अगर अंदरूनी सेल से बाहरी सेल में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अगर वो बाहरी सेल से अंदरूनी सेल में आ रहा है तो वो एनर्जी को इमिट कर रहा है। तो चलो हम इमिशन के केस में हम बात करते हैं। अगर एनर्जी इमिट की जा रही है तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी, तीसरी, चौथी या किसी भी सेल से अगर वो पहली सेल में आ रहा है तो वो जो रेडिएशन छोड़ेगा, एटम क्या छोड़ेगा, रेडिएशन छोड़ेगा उस दौरान, तो वो कौन सी रीजन में होगी, अल्ट्रावायलेट। मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। अब बाल्मर सीरीज कौन सी होगी, इट इज ऑब्टेन्ड द विजिबल रीजन, यानी विजिबल रीजन जो हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं, जैसे कि विबग्योर, VIBGYOR, तो हमें ये विजिबल रीजन में हमें प्राप्त होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी, चौथी, पांचवी या किसी भी सेल से अगर वो दूसरी सेल में आता है तो उसके द्वारा जो रेडिएशन छोड़ी जाएगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ विजिबल रीजन से मैच होगी। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास अगली हो गई हमारे पास पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में हम बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड इन द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन के बारे में मैं बात करूं कि हमारे शरीर जब एक्सरसाइज करता है तो उस दौरान वो रेडिएशन छोड़ रहा है, तो वो रेडिएशन जो छोड़ रहा है वो कौन सी से मैच करती है, इंफ्रारेड रीजन होती है। तो यानी पास्चन सीरीज किस में बिलोंग करेगी, इंफ्रारेड रीजन में रहेगी। ये कब हमें प्राप्त होगी, अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जो होते हैं चौथी, पांचवी, छठी या किसी भी सेल से वो अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में आता है तो उनके द्वारा जो रेडिएशन छोड़ी गई है वो होगी हमारे पास्चन सीरीज में। ब्रैकेट जो सीरीज होगी ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन में है। जब इलेक्ट्रॉन पांचवी, छठी या किसी भी बाहरी सेल से चौथी सेल में आता है तब ये प्राप्त होती है। अगली सीरीज है हमारे पास पफंड सीरीज। पफंड सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में ही होती है। जब इलेक्ट्रॉन छठी, सातवीं, आठवीं या किसी भी बाहरी सेल से अगर पांचवी सेल में आता है तो उस दौरान जो रेडिएशन छोड़ी जाती है वो हमारी पफंड सीरीज की होगी। रायबर्ग इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक या सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एटम या आयन जो एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनके लिए ये इक्वेशन फॉलो होती है। यहां पर Z उनका एटॉमिक नंबर है, जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल दिखा रखे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहां पर हम 1 रख सकते हैं। हीलियम पॉजिटिव के ऊपर बात करें तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हीलियम पॉजिटिव की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 1 बच गया है, तो मतलब ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो ये यहाँ लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। इसी प्रकार हमारा बेरिलियम
3 पॉजिटिव के ऊपर हो गया है, जहां पर जेड की वैल्यू हो गई 4, जेड इज ए एटॉमिक नंबर। इस इक्वेशन को हम जनरल रूप में ऐसे लिख सकते हैं। रायबर्ग कांस्टेंट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं यहां पर। अब देखें जो जनरल फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द n2 लेवल टू n1 लेवल, यानी जब इलेक्ट्रॉन n2 सेल से n1 सेल में आता है तो वहां पर कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम तीसरी सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो तीसरी से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तीसरी से वो दूसरी में भी जा सकता है और तीसरी से वो पहली में भी जा सकता है। तो यहां पर जैसे हमारे पास फॉर्मूला जनरल क्या हो गया है, n2 माइनस n1 इंटू में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द 2, ये हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5वीं सेल से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर 5वीं सेल से आ रहा है तो केस क्या क्या हो सकते हैं। 5वीं सेल से इलेक्ट्रॉन जा सकता है चौथी में, 5वीं सेल से इलेक्ट्रॉन जा सकता है तीसरी में, 5वीं सेल से दूसरी में जा सकता है, 5वीं सेल से पहली में जा सकता है। अब जैसे कि चौथी सेल से वो जा सकता है तीसरी में, चौथी सेल से वो जा सकता है दूसरी में, चौथी सेल से वो जा सकता है पहली में, तीसरी सेल से वो जा सकता है दूसरे में, और तीसरी सेल से वो जा सकता है पहले में, या फिर दूसरी सेल से वो पहले में। तो टोटल केस कितने हुए हमारे पास, 10 केस हुए। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन n2 5 है और n1 1 है, यानी इनिशियल स्टेज उसकी 5 है और फाइनल स्टेज उसकी 1 है, तो 5वें से वो 1 में तक जाना है तो किस किस स्टेप के अनुसार जा सकता है, तो उसकी होगी 10 लाइनें हमें ऑब्टेंड होंगी, जैसे मैंने अभी बताया है। तो इसी के साथ हमारे पास ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में हमारी डिटेल थी।